दोस्तों, इस रिपोर्ट में जितनी भी खबरें हैं सारी लेटेस्ट हैं और सारी खबरें बड़ी हैं। रूस हमास जैसे संगठनों को अपने देश में बुला रहा है और भी कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत हम ईरान से करेंगे। ईरान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान के पीछे इजराइल का नाम सामने आ रहा है। दरअसल 2 दिन पहले ईरान की जो सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, जो 2 सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, वहां पर धमाके होते हैं और आग लग जाती है। गैस में जब आग लगेगी तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हुए होंगे। आग लगने के बाद बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हुआ। आग ऐसी लगी कि आसपास के जो इलाके हैं वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गर्मी की वजह से आसपास के लाखों लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो गैस की सप्लाई थी घरों में, वो भी बंद हो गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची। बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत सारे घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अब पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है, लेकिन अभी भी गैस सप्लाई ठप पड़ी हुई है। इस आग के लगने के बाद ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया। कैसे आग लगी, कैसे धमाका हुआ, कुछ भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ईरान की जिन 2 पाइपलाइंस में आग लगी थी, उसके पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल ने ही ईरान की इन दोनों पाइपलाइन पर ब्लास्ट किया, जिसके बाद इन दोनों पाइपलाइन में आग लग गई। यह बड़ा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस दावे के बाद ईरान के जो तेल मंत्री हैं जवाद ओबजी, उनकी तरफ से बयान आता है कि जो आतंकी हमला हमारी पाइपलाइन पर हुआ है, उससे हमें काफी नुकसान हुआ है। लाखों घरों की गैस की सप्लाई भी बंद हो गई है। फिलहाल मरम्मत का काम किया जा रहा है। ईरान के तेल मंत्री ने इसको आतंकी हमला बताया। साथ ही साथ ईरान के तेल मंत्री ने यह भी कहा कि दुश्मन ने जाड़ों के टाइम में हमें बहुत सारी ऐसी धमकियां दी थी कि आप अगर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग को नहीं रोक पाते हैं, हमास जैसे संगठनों को नहीं रोकते हैं, तो हम आपकी गैस की पाइपलाइन को निशाना बनाएंगे। पिछले साल ही एक अमेरिकी सीनेटर्स ने भी यह बात कही थी कि अगर ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को नहीं रोकेगा तो फिर सभी देशों को मिलकर ईरान की गैस की पाइपलाइन को निशाना बनाना चाहिए। क्योंकि ईरान की जो गैस की पाइपलाइन है, वो ईरान की जीडीपी में, ईरान के कारोबार में बहुत बड़ा रोल निभाती है। ईरान की ये जो 2 पाइपलाइन है, ये ईरानी तेल का बुनियादी ढांचा है। इसी को तहस नहस करने की चेतावनी अमेरिकी सीनेटर्स लास्ट ईयर दे चुका है। तो ये जो गैस की पाइपलाइन में आग लगी है, ये नेचुरल तरीके से नहीं लगी है, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि इजराइल के जो खुफिया लोग हैं ईरान के अंदर मौजूद, उन्होंने वहां पर धमाके किए हैं, जिसकी वजह से पाइपलाइन में आग लगी है। फिलहाल एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिडिल ईस्ट के सभी संगठनों को रूस के अंदर इनवाइट किया है। रूस के एक अधिकारी ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज और जितने भी मिडिल ईस्ट के और संगठन हैं, उनको रूस के अंदर इनवाइट कर रहा है। इन सभी संगठनों के नेताओं को रूस के अंदर बुलाकर व्लादिमीर पुतिन कोई बातचीत करना चाहते हैं। क्या बातचीत करेंगे, क्यों बुलाया जा रहा है, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन रूस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अब दुनिया के अंदर निभा सकता है अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को सुपर पावर की लिस्ट से बाहर करने के लिए। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी परसों ही कहा है कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के बस एक कदम दूर हैं। हम कैंसर की दवा बना चुके हैं। अगर रूस ऐसा कर लेता है तो पूरी दुनिया में रूस सुपर पावर बन सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा रफा को लेकर साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक और पिटीशन दायर की थी। साउथ अफ्रीका ने कहा था कि देखिए, आपने बहुत सारे आदेश तो इजराइल को दिए, लेकिन आपकी एक भी बात इजराइल नहीं मान रहा है। रफा के ऊपर अब वो हमले कर रहा है। अगर हमले होते हैं तो बहुत ज्यादा यहां पर भयानक तबाही हो सकती है। लिहाजा आपको दखल देना चाहिए, फौरन इजराइल को रोकना चाहिए। यह पिटीशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने दायर की थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस पिटीशन पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनवाई नहीं की, बल्कि जवाब सिर्फ यही दिया कि हमने जो अपना आखिरी फैसला सुना दिया है, उसी फैसले को फिलिस्तीन के अंदर लागू करने की जरूरत है। हम उस फैसले के बाद अब कोई और फैसला नहीं सुनाएंगे। 1 महीने के बाद ही इजराइल जो रिपोर्ट सौंपेगा, उसी के आधार पर हम आगे सुनवाई करेंगे। फिलहाल हमने जो अंतरिम फैसला सुनाया है, उसी को लागू करने की गाजा के अंदर जरूरत है। लेकिन अदालत का जो अंतरिम फैसला है
उसको मान कहां रहा है इसराइल? अदालत ने कहा कि फिलिस्तीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। कल भी यही बात कही है अदालत ने, और पहले भी यही बात कही थी। अदालत ने कहा कि हमारा यही अंतरिम फैसला था, फिलिस्तीनियों की सुरक्षा, और अभी भी यही फैसला है। तो करेगा कौन भैया सुरक्षा? औकात है क्या इतनी कोर्ट की जो इजराइल को रोक ले? उधर लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार झड़प हो रही है। हिजबुल्लाह ने अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने अभी एक हमला किया था जिसमें इजराइल के 3 सैनिक मारे गए हैं। तो लगातार अब उधर झड़पें बढ़ती जा रही हैं। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट छोड़े थे वो किरियत शामोना शहर में भी जाकर गिरे हैं, जिससे इस तरह के मंजर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तबाही काफी हो रही है इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के हमलों से। दोस्तों, जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, वक्त बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे खुलासे भी होते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, उस हमले की अभी भी बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन इजरायली मीडिया, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो खोद खोद कर बहुत सारे सबूत निकाल रहा है। रिसर्च करके, खोजबीन करके बहुत सारी चीजें सामने रखने की कोशिश कर रहा है। इनमें से एक है हारेट्स। इजराइल का हारेट्स अखबार बहुत सारे ऐसे छिपे हुए सबूत दुनिया को दिखा रहा है जो इजराइल की गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। हारेट्स अखबार लिखता है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस जगह पर हमला किया था, वहां पर इजराइल ने 12 टैंक तैनात किए थे। साथ ही साथ 400 इजरायली सैनिक भी तैनात थे। लेकिन ये सैनिक कहां गए कुछ पता नहीं है। तकरीबन 300 सैनिक या तो मर गए या उनको हमास पकड़ कर ले गया। सिर्फ 100 सैनिकों की बात आती है कि 100 सैनिक या उससे कम सैनिक बचे थे जो वहां पर उस वक्त तैनात थे। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इजरायली अखबार ने कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजराइल उसको दिखा नहीं रहा है। रात अबू उबैदा की स्पीच आई है। अबू उबैदा हफ्ता 15 दिन के अंदर आकर एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं। कल भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही, वैसे तो बहुत लंबी उनकी स्पीच थी, लेकिन कुछ मेन बातें आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि आज भी हम उसी ताकत के साथ गाजा के अंदर मौजूद हैं। हमने इजरायली सैनिकों को किस तरह से मारा है आप लोग वीडियो देखते होंगे। हमारे लोग वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरह से अटैक करते हैं, किस तरह से इजरायली सैनिकों को मारते हैं, लेकिन हम पूरी वीडियो नहीं दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम दिखाना नहीं चाहते, जिसको देखकर आप शायद घबरा जाएंगे और पॉलिसी के भी खिलाफ हो जाएगा, जिस वजह से वीडियो को हटा दिया जाएगा। हम इतनी खतरनाक मौत देते हैं इजरायली सैनिकों को जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन हम उन चीजों को दिखाते नहीं हैं। अबू उबैदा ने कहा कि हम अपनी जमीन पर मौजूद हैं और आखिरी दम तक यहां पर मौजूद रहेंगे। दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें हरा सके। दुश्मन सिर्फ और सिर्फ निहत्ते आम लोगों को गाजा के अंदर मार रहा है, लेकिन दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, वो हमें हमारी जमीनों से नहीं हटा सकता। कब्जे वाली सेना हमें हमारी जमीन पर नहीं हरा सकती। अबू उबैदा अभी भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की ये कुछ बड़ी खबरें थीं जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।